हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नोमेनक्लेचर करेंगे ब्रिज कॉम्प्लेक्स। इसमें वैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, फिर भी एक दो एग्जांपल्स हम क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। इसका ब्रिज कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिन पर ओड चार्ज हो, और सेकंड ऐसे कॉम्प्लेक्स जिस पे इवन चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। एक ऐसे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे जो आपको जिसके ऊपर ओड चार्ज होगा, और ऐसे मिलेंगे जिस पर इवन होगा। दो ही टाइप के होते हैं। अच्छा, ब्रिजिंग क्यों बोला? क्योंकि अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखें, अगर आप एन देखें तो सी और सी को जोड़ रही है, और ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। इनकी नेमिंग देख लेते हैं, कैसे हम नेमिंग करेंगे। फर्स्ट केस हम लेते हैं ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिस पर चार्ज ओड हो, और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो आपका ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। ब्रिजिंग लिगेंड्स भी आपके मोनोडेंट लिगेंड्स होते हैं which form the coordinate bond with the center metal atom and formation of a bridge. That ligands is known as bridging ligands. हमने तीन टाइप के लिगेंड्स पढ़े थे, फ्लेक्सीडेंट, एम्बिडेंट एंड चिलेटिंग। वहाँ पे आप एक ऐड कर सकते हो ब्रिजिंग लिगेंड्स, जो मोनोडेंट लिगेंड्स होते हैं, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद वो एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम क्या कौन सा लिगेंड्स बोलेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड्स बोलेंगे। अगर आपके पास ओड चार्ज वाले हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल करना है। आपके पास जो सेंटर मेटल एटम है CO, इन पे वही चार्ज दिखाना है जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है। अब देखिए EN टू टाइम्स में, और EN आपका पॉलीडेंट लिगेंड्स है। मैंने बताया था कि अगर पॉलीडेंट लिगेंड्स हो तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस, एस सोन हम यूज करते रहेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट होना है, राइट की तरफ चलना है। तो पहले हमने लिखा बिस, EN का नाम लिख लिया इथाइलिन डाइएमीन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है वो आपका पॉजिटिव है, मीन सेंटर मेटल एटम का नाम वही आएगा जो आपके पीरियोडिक टेबल में होता है। तो CO का नाम लिख देंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। और जैसे ही ब्रिज वाले लिगेंड्स आ जाए तो हम एक नोटेशन यूज करेंगे म्यू, और NH का नाम है इमिडो। फिर नीचे वाले का लिखेंगे वापस, एक नोटेशन यूज होगी म्यू। उसके बाद OH का आ जाएगा हाइड्रोक्साइडो। फिर आपको पता ही है पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, तो जो EN है वही नाम आ जाएगा बिस, इथाइलिन डाइएमीन, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यानी जब आपके पास ब्रिजिंग लिगेंड्स आए उससे पहले आपको एक नोटेशन लगाना है, और वो नोटेशन है म्यू। पहले लिगेंड्स का नाम ही लिखना है, इसका बात ध्यान रखें, ठीक है। एक नीचे वाला तरीका भी है, आप नीचे वाले से लिख सकते हो, बट एक टाइप आपके लिए काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें पहले आपको एक बता देता हूँ जो सेम से है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है, और चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। NH3 होता है एमाइन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। NH2 पर नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे हम एमाइडो। और NH पे -2, देखिए NH3 से एक H हटा दिया, NH2 बन गया। एक H और हटा दिया तो NH-2 बन गया, जिसको बोलेंगे इमिडो। और अगर एक H और हटा दें तो N-3 बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे नाइट्राइडो। ये ध्यान रखना। आप कह सकते हो डेरिवेटिव है किसके? NH3 के। एक एक हाइड्रोजन हम कम करते जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखिए जिसमें आपके पास ओड के बजाय इवन चार्ज हो, +4 यहाँ पे चार्ज। इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपको +4 का हाफ कर लेना है। हाफ करेंगे, क्यों हाफ करेंगे? क्योंकि ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास 2 सेंटर मेटल एटम है। ओड केस के अंदर तो हमें कुछ भी नहीं करना, जो चार्ज होता है वही दिखा देते हैं। अगर आपके पास इवन केस है तो उस केस में हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे
तो मैं इस पे लिख देता हूँ +2 और +2, +4 को डिवाइड किया तो कितना बन जाए पास, +2 +2। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि NH2 है वो, उस पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है, और वो कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं पहले क्लियर करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास NaCl है और मुझे पता चल जाए कि Cl पर नेगेटिव चार्ज है, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब जो NH2 जिससे जुड़ा हुआ है उन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे Cl पे एक नेगेटिव है तो वो एक Na से जुड़ा हुआ था तो एक पॉजिटिव है, बट यहाँ पे NH2 पर एक नेगेटिव चार्ज है जिससे जुड़ा हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पर कितने से जुड़ा हुआ है, 2 पे। तो आप इसका क्या करोगे, प्लस आप इस कोबाल्ट को दे दोगे और प्लस आप इस कोबाल्ट को दे दोगे, जो आप नीचे भी देख सकते हो। OH पे कितना चार्ज होता है, ये जो हाइड्रोक्साइड होता है इस पे चार्ज होता है -1। ये भी कितने कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब +1 चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, प्लस आप प्लस आप। तो इसका मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन गई, इन सभी का सम कर दो, +2 प्लस आप प्लस आप, तो कितनी हो जाएगी, +3। इधर भी कितनी हो जाएगी, +3। तो आपके पास अगर ऐसे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है जिसपे चार्ज इवन है, तो पहले 2 से डिवाइड करना है, हाफ हाफ करना है, फिर जो आपका ब्रिजिंग लिगेंड जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से हम उनको चार्ज दे देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे NH-2 होता, तो NH-2 होता तो मैं +1 लेफ्ट साइड वाले कोबाल्ट को दे देता और +1 राइट साइड वाले कोबाल्ट को दे देते। सॉरी। अब देखिए इसका नाम NH थे कितने, 4, तो लगा दिया टेट्रामाइन। फिर CO के लिए कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, फिर वही बात ब्रिजिंग लिगेंड्स आ गया तो आप पहले एक नोटेशन यूज करोगे म्यू, फिर लिखोगे आप एमाइडो, फिर म्यू नीचे वाला ब्रिजिंग लिगेंड्स हाइड्रोक्साइडो, फिर लिगेंड्स का नाम टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते आता रहता है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है उनको हम पढ़ेंगे। 3 हमें थ्योरी पढ़नी है, तीनों थ्योरी से हम इनको क्लियर करेंगे। सिलेबस में कौन कौन सी थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी है वार्नर थ्योरी, सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और नेक्स्ट आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर बोर्ड के हिसाब से देखें तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर वार्नर थ्योरी के केवल और केवल पोस्टुलेट्स आएंगे। 4 पोस्टुलेट्स है, वो चारों पोस्टुलेट्स आपको आपको लिखने होते हैं। बट अगर नीट में या फिर IIT JEE में वार्नर थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप होगा, लास्ट में 1-2 एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, उस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे पोस्टुलेट लिखने की बजाय आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ही आते हैं। तो 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। आज हम वार्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वार्नर साइंटिस्ट ने क्या किया, वार्नर मिक्स्ड सिंपल साल्ट प्लस सिंपल मॉलिक्यूल, एक सिंपल साल्ट लिया और एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया, उन दोनों को मिलाया एंड फाउंड दैट मोर देन 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर फॉर्म्ड। मतलब एक अजीब तरह की डिस्कवरी कह सकते हो आप। और मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फादर भी वार्नर ही है। आपसे पूछ ले हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपका कौन सा आंसर रहेगा आपके पास, वार्नर। वार्नर ने सबसे पहले क्या किया, एक सिंपल साल्ट लिया। हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं सिंपल साल्ट क्या होते हैं, मिक्स साल्ट क्या होते हैं। सिंपल साल्ट को सिंपल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया तो उन्होंने देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। इन जनरल क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, जो स्टेबल होता है वही बनता है, बट वार्नर ने ऐसा किया। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कैसे इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट केस, पोस्टुलेट्स बाद में डिस्कस करेंगे, वार्नर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। COCl3, इसमें एक ही टाइप का केटाइन है CO2 पॉजिटिव, और COCl3 में एक ही टाइप का एनाइन है Cl नेगेटिव, बट उनकी संख्या ज़्यादा है,
Cl नेगेटिव। बट अगर एक ही टाइप का केटायन और एक ही टाइप का एनायन हो तो उस साल्ट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल साल्ट बोलते हैं। और ये आपका सिंपल मॉलिक्यूल NH3, उनको हमने कंबाइन किया तो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड बना COCl3 6NH3, सेकंड बना COCl3 5NH3 COCl3 4NH3 COCl3 3NH3। ये आपके पास 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने। अब इसको लिखेंगे कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में, वो हम आगे देखेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि सिंपल साल्ट और सिंपल मॉलिक्यूल को वार्डन ने अगर कंबाइन किया, मिक्स किया, तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि मोर देन वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, बट जनरली क्या होता है, आपके पास एक ही प्रोडक्ट होता है। After the formation of many compounds, he proposed a theory. Each coordination has two types of valency. बहुत सारे कंपाउंड बनाने के बाद उन्होंने प्रपोज किया एक थ्योरी। ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब आप कहोगे सर ये नई चीज़ क्या है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी? वैसे हम जानते हैं प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ पे नाम ही चेंज किया गया था, हम जानते हैं पहले से क्या होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, ऑक्सीडेशन नंबर को प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है। और जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो, उनको क्या बोला गया? सेकेंडरी वैलेंसी बोला गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या क्या फर्क है वो देखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम। मीन सेंटर मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही प्राइमरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम। सेंटर मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंटर मेटल एटम के कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, वही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी इज स्पेसिफाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स, सेकेंडरी वैलेंसी इज स्पेसिफाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, आप ये पॉइंट ध्यान रखना। प्राइमरी वैलेंसी स्पेसिफाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स और सेकेंडरी वैलेंसी स्पेसिफाइड बाय बोथ नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ CONH3 6Cl3। अगर यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए तो अगर मैं यहाँ से इसके 3 Cl हटा दूँ, मैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल देंगे? 2 स्क्वायर ब्रैकेट, पहले में क्या लिखना है? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, माइनस में क्या लिखना है? चार्ज ऑन लिगेंड्स। तो अगर मैं यहाँ से इस कंपाउंड के अंदर देखूँ तो 3 Cl3 है। अगर इन तीनों Cl3 को हटा दूँ, एक Cl3 हटाऊँगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरा Cl हटाऊँगा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगी, तीसरा Cl भी हटा दूँगा 3 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस पर +3 चार्ज। कितने लिगेंड्स हैं? 6। और NH3 पे कितना चार्ज? 0। तो +3 -0, तो आंसर कितना आ जाएगा? +3। मीन्स NH3 पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड्स है ये, और न्यूट्रल लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई रोल ही नहीं होता, कोई इफेक्ट ही नहीं आता। इसलिए बोला गया कि प्राइमरी वैलेंसी स्पेसिफाइड बाय ओनली नेगेटिव लिगेंड्स ओनली, यानी उसमें न्यूट्रल लिगेंड्स का कोई रोल नहीं। जबकि हम अगर बात करें इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने? 6 हैं, क्योंकि 6 के 6 NH3 बना रखे हैं। तो किसने बना रखे हैं? न्यूट्रल ने। हो सकता है ये आपके नेगेटिव वाले भी बना दें। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मैं इसको ऐसे लिख दूँ CONH3 5Cl एंड Cl2। इस केस में आप देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 6 बने हुए, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 5 तो NH3 के द्वारा यानी नेगेटिव लिगेंड्स के द्वारा बना है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका Cl नेगेटिव लिगेंड्स के द्वारा बना है। पहला 5 जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं 6 में से, वो न्यूट्रल लिगेंड्स के द्वारा बने हुए, और एक जो है, यानी जो आपका नेगेटिव लिगेंड्स है और न्यूट्रल लिगेंड्स है, वो दोनों ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर में अपना योगदान दे सकते हैं। जबकि प्राइमरी वैलेंसी में केवल और केवल नेगेटिव लिगेंड्स की वजह से ही आपकी ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, यानी प्राइमरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी स्पेसिफाइड बाय ओनली नेगेटिव लिगेंड्स, वाइल सेकेंडरी वैलेंसी स्पेसिफाइड बाय बोथ नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स। अच्छा, इसका एक दूसरा पोस्टुलेट था
सेकेंड पोस्टुलेट ये कहता था ईच सेंटर मेटल एटम हैज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी। फिर से सुनिए, ईच सेंटर मेटल एटम है फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो सेंटर मेटल एटम का फिक्स होता है। जनरली तौर पे आगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हमें कैसे पता चला कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका इतना होगा। मोस्टली 95% केसेज के अंदर जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका डबल, जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका डबल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि COCl3 NH3 कंबाइन किया तो ये आपके पास कंपाउंड्स बन गए। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? वी ऑल नो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। ये ध्यान रखना, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा। कोबाल्ट हमेशा ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाएगा? 6 मीन्स 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो वार्नर थ्योरी के हिसाब से ईच सेंटर मेटल एटम है फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी। अब इनका यूज करके कौन कौन से कंपाउंड हम बना सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट केस देखिए, वार्नर थ्योरी में हमने काफ़ी कंपाउंड बने। पहला है COCl3 6NH3, दूसरा था COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, COCl3 3NH3। CONH3 6Cl3 इसको ऐसे लिखें क्योंकि आपको पता है कि ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोबाल्ट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 6, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो पहले हम नेगेटिव लिगेंड्स की वजह से ही, सॉरी न्यूट्रल लिगेंड्स की वजह से ही हम पूरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहेंगे। तो इसके अंदर कितने NH3 है? 6। 6 से ज़्यादा बना ही नहीं सकता। इसका मतलब Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा इस केस के अंदर, तो Cl को तो हम बाहर रख लेंगे। मैंने आपको पहले लेक्चर से बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी होते हैं उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बाहर वाले के साथ नहीं बना होता, वो सिंपल लाइन होता है। तो मैं CO लिखा, पहले सेंटीमीटर एटम लिखा, उसके बाद लिगेंड्स लिखा। तो कितने लिगेंड्स इसको जरूरत है? 6 की जरूरत है, तो NH3 हमारे पास 6, 6 के 6 लिख दूँगा और Cl3 लिख दूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे आपने 6 कंबाइन कर रखे, और इसका वार्नर थ्योरी का पोस्टुलेट ये भी कहता है कि द लिगेंड्स हैव फिक्स पोजीशन अराउंड द सेंटर मेटल एटम। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लगा दोगे। जो सेंटर मेटल एटम के जो चारों लिगेंड्स होते हैं उन लिगेंड्स की फिक्स पोजीशन होती है, हैंस गिव ए ज्योमेट्रिकल शेप, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ETC। इस तरह की शेप आपको देखने को मिलेगी। तो 6 वाला है, अगर हम बात करें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इन्होंने पहला जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया वो किस में अरेंज किया होगा? S में। हमें चाहिए 6 एटॉमिक ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो 3 किसके ले लेते हैं? P के। कितने हो गए? 4। हमें चाहिए 6, तो D के कितने ले लेंगे? 2। sp3d2। और sp3d2 हाइब्रिडेशन हो तो शेप का नाम क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में हम क्या करेंगे? 4 हम कॉर्नर पे लगा देंगे, ये CO है। 4 हम कहाँ लगा देंगे? कॉर्नर पे लगा देंगे। 4 कॉर्नर पे और एक ऊपर और एक नीचे, टोटल हो जाएंगे 5 6। 4 कॉर्नर पे, एक ऊपर और एक नीचे, ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। दूसरी बात, आपके जो Cl है यानी प्राइमरी वैलेंसी है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो आपकी मर्जी है, कहीं भी दिखा दीजिए 3। जैसे मैं एक Cl यहाँ दिखा देता हूँ, एक Cl यहाँ दिखा देता हूँ, एक Cl यहाँ दिखा देता हूँ। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 6Cl3। और एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं जो आपको बता रहा था। अगर मैं इनको अलग अलग करूँ, अलग अलग करूँ, तो मैं CONH3 6, इस पर कितना चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो कितने आयन बने? पहला तो ये पूछेगा आपसे कितने आयन बने। तो एक तो ये आयन है कॉम्प्लेक्स कैटायन, 3 आपके पास सिंपल एनायन है, तो टोटल कितने होंगे? 4। इसलिए ध्यान रखना है कितने आयन बने। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख देगा और आपसे पूछेगा कि कितने आयन बनेंगे इसके। नेक्स्ट देखें। अच्छा, इससे पहले एक मैं आपको और बता दूं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। अभी आपने देखा कि जो CONH3
6 Cl3। इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज हो सकती है, वाटर में डिजोल्व करो इसके आयन बन सकते हैं, बट सेकेंडरी वैलेंसी के नॉन आयनाइजेबल। इसकी प्राइमरी वैलेंसी किस स्टेज पे 3 क्लोरीन की वजह से हो रही थी, 3 क्लोरीन की वजह से हो रही थी, तो ये तो आयनाइज होगी। बट कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बनते हैं और वो तो अलग होता ही नहीं, इसका मतलब वो तो आयन में होगी नहीं, तो सेकेंडरी वैलेंसी ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। नो रोल इन जियोमेट्री, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये जो 3 Cl थे वो आप कहीं भी दिखा दो, जबकि मैंने ये बोला था कि वार्नर थ्योरी का ये पोस्टुलेट्स कहता है कि लिगेंड्स हैव फिक्स्ड पोजीशन अराउंड द सेंटर मेटल एटम, हेंस गिव ज्योमेट्री। तो ये प्रोवाइड्स करता है ज्योमेट्री, जबकि प्राइमरी वैलेंसी का कोई रोल नहीं था, मैंने कहा 3 Cl कहीं भी दिखा दो। अच्छा, रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे, डैश लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे, सॉलिड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं डैश लाइन से, जबकि रिप्रेजेंटेड आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी उसको रिप्रेजेंट करना है सॉलिड लाइन से। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डॉटेड लाइन हो और ये आपकी एक सिंपल सॉलिड लाइन, इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल COCl5NH3। अब आपको ये पता चलेगा कि कोबाल्ट कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो मुझे क्या करने हैं, 6 लिगेंड्स चाहिए, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर उतने लिगेंड्स चाहिए। पर सबसे पहले मैं लिगेंड्स जो आपके वो कौन से लिगेंड्स लूँगा, पहले न्यूट्रल लेना है, कमी रहती है तो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के द्वारा फुलफिल किया जा सकता है। तो इसमें मैंने लिया CONH3 5। अब कितने कोऑर्डिनेट बन गए, 5, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा, 6। तो Cl को एक अंदर ले लेता हूँ, तो एक Cl अंदर ले लिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो कितने बचे, Cl2। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए कि इसको अगर आयनाइज करें, वाटर में डिजोल्व करें, तो कितने आयन बनेंगे जल्दी से, तब तक मैं आपको शेप के बारे में बताता हूँ। तो भाई 6 तो ऑक्टाइडल है, 4 कॉर्नर पे, एक ऊपर एक नीचे। तो पहले हमने 4 कॉर्नर पे NH3 दिखा दी, एक ऊपर NH3 दिखा दिया। अब एक Cl भी बचा हुआ है, तो Cl यहाँ दिखा देंगे और बाकी हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी स्टेप है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो इससे सॉलिड लाइन के साथ साथ डॉटेड लाइन है, डैश लाइन भी है। तो आप इसका मतलब क्या है, Cl प्राइमरी वैलेंसी भी स्पेसिफाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी स्पेसिफाई कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड्स, Cl नेगेटिव लिगेंड्स है और नेगेटिव लिगेंड्स दोनों को स्पेसिफाई कर सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आयन कितने बने वो चेक कर लो, कितने बने, बाहर वाले 2 क्लोरीन अलग हो जाएंगे, इस पर चार्ज आ जाएगा, तो 2 क्लोरीन है, एक आपका कॉम्प्लेक्स केटाइन है, टोटल कितने बने, 3 आयन्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, COCl3 4NH3। अब CO को हम जान चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो पहले किससे पूरे करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, नेगेटिव न्यूट्रल लिगेंड्स बनेगा। फिर भी कमी रहती है तो कौन से लिगेंड्स ले लेंगे, न्यूट्रल ले लेंगे। मेरे पास यहाँ पे कितने न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, 4। बनाएगा कितना ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 6, यानी कितने लिगेंड्स की जरूरत है, 6 की। मेरे पास 4 तो न्यूट्रल बन गए, तो अब 2 कौन से ले लूँ मैं, नेगेटिव वाले। तो इस बार CONH3 4, Cl2 और एक Cl। इसमें आयन कितने बनेंगे, एक Cl अलग हो जाएगा, एक आपका कॉम्प्लेक्स केटाइन बन जाएगा, 2 ही आयन बनेंगे। कितने आयन बनेंगे, 2। वैसे ही 6 है तो 6 का ऑक्टेडल, वैसे आप दिखा सकते हो, आप एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट देखिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक बाहर वाला Cl अलग हुआ और कितने आयन बन गए, 2, एक Cl नेगेटिव और एक आपका ये कॉम्प्लेक्स केटाइन। इसी प्रकार COCl3 3NH3, इस केस में क्या होगा, कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसका 6 लिगेंड्स की जरूरत पड़ेगी। पहले न्यूट्रल लिगेंड्स ले लेते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कितने यहाँ पे, 3 है, तो 3 हमें किसको लेने पड़ेंगे, नेगेटिव वाले भी लेने पड़ेंगे। तो यानी इस बार सारे Cl3 भी अंदर आ जाएंगे, CONH3 और Cl3। स्ट्रक्चर तो वैसे रहेगा, इसमें आयन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि बाहर कुछ है नहीं, इसको वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये सारी NH3 और Cl3 की वजह से सेकेंडरी वैलेंसी आ रही है, ये आयनाइजेबल नहीं है, तो आयन नहीं बनेंगे, नो आयन्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, इसमें एक बात और नोट कर लीजिए, चेक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
हमने ये 4 कॉर्डिनेशन कंपाउंड देखे, COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, COCl3 3NH3। इन्होंने क्या किया था, वार्नर ने COCl3 को सिंपल साल्ट को और एक सिंपल मॉलिक्यूल को कंबाइन करके ये बहुत सारी कंपाउंड इन्होंने बना दी थी। NH3 का आगे 6 ले लोगे तो फर्स्ट केस बन जाएगा, 5 ले लोगे सेकंड बन जाएगा, 4 ले लोगे थर्ड बन जाएगा, 3 ले लोगे तो आपका लास्ट बन जाएगा। जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सॉरी, जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। क्योंकि किसी में से करंट पास होने के लिए चार्ज कैरियर का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर साल्ट की बात करें तो साल्ट के अंदर चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, आयंस होते हैं। जितने ज़्यादा आयन होंगे चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस 4 थे, सेकंड केस के अंदर हमें नंबर ऑफ आयंस कितने थे, 3 थे, नेक्स्ट में कितने थे, 2 थे, नेक्स्ट में आपके पास कुछ भी नहीं था। तो आपके पास फर्स्ट केस यानी COCl3 6NH3 आर मोर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे उसका सॉल्यूशन आ गया। ये 4 आयन देता है, अभी देखा 3 आयन 2 आयन 0 आयन, और अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसी की ज़्यादा होगी जिसके नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा कितने, फर्स्ट की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, सेकंड की कम, थर्ड की कम, फोर्थ की उससे कम। तो ये हमने ऑर्डर में लगा दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर लगा दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। एक तो मैंने बताया कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इसमें वार्नर थ्योरी पे। वार्नर थ्योरी पे सीधे ही आपसे पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं, या तो आप पोस्टुलेट्स लिख दोगे, उसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि आपके पास कितने आयन बनेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो मैंने बता दिया। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो यही है, प्रिसिपिटेट वाले क्वेश्चन आते हैं। फॉर हाइड्रोजन लाइक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन AgNO3 इज एडेड टू मेक प्रिसिपिटेट। आपके पास हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर AgNO3 ऐड कर दें, जैसे क्लोरीन के साथ ऐड किया, मान लीजिए Cl नेगेटिव प्लस AgNO3, तो आपको पता है Ag पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा AgCl प्लस NO3 नेगेटिव। तो ये जो AgCl होता है वो PPT के फॉर्म में होता है, और कौन सी PPT होती है, वाइट PPT। इसी प्रकार Br के साथ कराओ तो AgBr लाइट येलो PPT और AgI डार्क येलो PPT। कलर याद रखने की जरूरत नहीं है कि वाइट बना या डार्क येलो बना या लाइट येलो बना, आपको ध्यान रखना है AgCl AgBr और AgI क्या होते हैं, PPT होते हैं। तो कितने PPT बनेंगे वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, for SO4 BaCl2 is added to make precipitate, यानी BaSO4 ये भी आपके पास क्या होता है, एक वाइट PPT होता है, ये भी आप ध्यान रखना। फॉर SO4 अगर बाहर है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ CONH3 5Cl SO4, इस केस की अगर बात करें और इसके अंदर मैं अगर BaCl2 ऐड कर दूं, तो आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो SO4 2 नेगेटिव आयन दे देगा, और SO4 2 नेगेटिव आयन दे देगा तो ये बेरिलियम जो 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, BaSO4 वाइट PPT बना लेगा। तो ये भी आपके पास PPT बन सकता है। इन प्रीवियस क्वेश्चंस ऑन एडिंग एक्सेस AgNO3 हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, कितने प्रिसिपिटेट बनेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास CONH3 6Cl3, इनको अलग किया तो क्या बना था हमारे पास, CONH3 6 प्लस 3Cl नेगेटिव, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा क्या, AgNO3, तो क्या बनेगा, Ag पॉजिटिव इसके साथ रिएक्शन कर लेगा Cl नेगेटिव के साथ, और AgCl PPT बना लेगा। कितने PPT बनेंगे, जितने Cl है। तो आपके पास 3 AgCl ब्लेस करने के लिए आप इसके आगे 3 लगा सकते हो, बट हमें देखना है कितने नेगेटिव हैं उतने Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे, तो कितने मोल्स बनेंगे यहाँ पे, 3 मोल बनेंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 3 Cl नेगेटिव है तो 3 AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो 3 मोल्स आपके पास PPT बनेंगे। इसी प्रकार अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे यहाँ पे देखिए COCl3 6NH3 CONH3 6Cl3, तो आपके पास इसमें कितने आयन Cl नेगेटिव मिले, 3, तो 3 मोल AgCl के बन गए।
इसमें कितने आयन बने थे? आयन तो बने थे 3, बट कितने Cl नेगेटिव मिले थे आपको? 2, तो 2 मोल AgCl। इसमें मिला था आपको 1 ही, तो इसके पास कितने मिलेगा? 1 मोल AgCl। और ये तो आयनाइजेबल है ही नहीं, आयन्स बने ही नहीं, आयन्स नहीं बने तो Ag पॉजिटिव रिएक्शन नहीं करेगा, और Ag पॉजिटिव अगर रिएक्शन नहीं करेगा, AgNO3 रिएक्शन नहीं करेगा, तो कोई आपके पास पीपीटी नहीं बनेगा। इसका मतलब 0 मोल बनेगी पीपीटी की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएगा, एक तो कितने मोल्स आपके पीपीटी बने, दूसरा कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा ये कॉन्डिशन कंपाउंड। एक बार ट्राई करना, कोई दिक्कत आती है तो बता। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब जो दोनों थ्योरी करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सारे आपके पास इंपॉर्टेंट्स है। आज इतना ही करेंगे। ये VBT आपकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।